हेलो स्टूडेंट। चलिए आगे के 3 चैप्टर हम डिस्कस करते हैं कि इसमें क्या क्या हमारे लिए इम्पोर्टेंट होगा। और आप यहाँ पर देख रहे हो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्लूइड, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस और थर्मोडायनेमिक्स। काफ़ी बड़े बड़े चैप्टर होते हैं और विथ ऑप्शन आपको 777 मार्क मिलता है, मतलब 21 मार्क मेजर पोर्शन यहाँ पर आपको मिल सकता है। गॉट इट। तो चलिए इस पर डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। तो आपको करना क्या क्या है, देखिए फ्लूइड्स पर शॉर्ट नोट या फिर डेफिनेशन पूछी जा सकती है। अगर ये नहीं आता है तो इससे रिलेटेड जो प्रॉपर्टीज़ होती है फ्लूइड की, देखिए फ्लूइड में फ्लूइड और फिर आइडियल फ्लूइड, ऐसे 2 क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाते हैं। तो सिर्फ अगर फ्लूइड पूछा जाए तो आपको ये लिखना है, और आइडियल फ्लूइड के बारे में अगर पूछा जाए तो यहाँ पर मैंने आपके सामने पूरा का पूरा डिस्क्रिप्शन दे दिया है। गॉट इट। तो इस बोर्ड एग्ज़ाम में आपको इसको प्रिपेयर करके रखना है। देखिए चैप्टर काफ़ी बड़ा है तो कई सारे ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चंस हमारे सामने आएंगे जो हमें प्रिपेयर करके रखना है। फिर दूसरी चीज़ जो होती है, बहुत ही बेसिक लेवल के क्वेश्चंस लाइक रिलेटेड टू प्रेशर, फ्लूइड के अंदर कितना, मतलब फ्लूइड से रिलेटेड प्रेशर कैसे आप डिफाइन करते हो। तो यहाँ पर मतलब एट रेस्ट हमने इसका डिस्कशन किया है, तो ये बेसिकली प्रेशर से रिलेटेड पूरा आ गया। दूसरा क्वेश्चन जो मोस्ट हैपनिंग में बोल सकता हूँ वो ये है कि इसका डेरिवेशन। अगर डेरिवेशन पूछा जाए फॉर प्रेशर ड्यू टू लिक्विड कॉलम तो क्लियर कट बच्चों इसमें एक भी मार्क आपका नहीं कटने वाला है। आपको जो प्रेशर वाली क्वांटिटी है आपको यहाँ पर एज पर स्टेट बोर्ड ही पूरा के पूरा मैंने निकाल के दिया है। तो एज इट इज़ अगर नोट्स भी फॉलो करते हो तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे। तो ये क्वेश्चन जो होगा ये, हाँ ये इम्पॉर्टेंट है। उसकी जगह पर और एक मैं बात करना चाहता हूँ कि प्रेशर इज़ एच रो जी। मान लीजिए लिक्विड लेवल है और इससे डेप्थ पे, मतलब मान लीजिए 10 मीटर डेप्थ पर यहाँ पर प्रेशर कितना है। तो ये प्रेशर, इसमें सवाल जो पूछा जाता है देख लो आप, प्रेशर ड्यू टू लिक्विड कॉलम बताया गया, प्रेशर ड्यू टू लिक्विड कॉलम, तो आपको इस्तेमाल करना है एच रो जी। गॉट इट। तो एच तो मिल गया 10, रो कितना, तो रो प्रिकॉशन लेना है। देखो कई बार क्या होता है कि अगर ये मर्क्यूरी है तो मर्क्यूरी का डेंसिटी 13,600 किलोग्राम पर मीटर क्यूब होता है, और अगर ये वाटर है तो वाटर का बच्चों डेंसिटी जो होता है वो होता है 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब होता है। गॉट इट। तो ये नंबर आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। तो क्वेश्चन में जो लिक्विड बताया गया मर्क्यूरी है या वाटर है, या फिर हो सकता है कोई अलग लिक्विड दिया जाए। गॉट इट। तो ये जो प्रेशर जब हम मेजर करते हैं ना, तो डेप्थ, मतलब जो एच के बारे में बात कर रहे हैं, एच इज़ मेजर्ड फ्रॉम दिस लेवल, तो इस लेवल से नीचे आना होता है। ये भले डायग्राम है, आपको ये चीज़ समझना है कि जब ये इसका फाइनल रिजल्ट तैयार हो जाता है ना, तो फाइनल रिजल्ट जब तैयार होता है तो यस फ्रॉम सरफेस इसको एच कहा जाएगा, और इस पर्टिकुलर पॉइंट पर प्रेशर। देखिए प्रेशर में भी जो है लिक्विड की वजह से मैं बात कर रहा हूँ, बिकॉज ऑफ लिक्विड। गॉट इट। उसके बाद में गॉज प्रेशर की कॉन्सेप्ट है, जैसे अभी मैंने आपको बताया एच रो जी जो था, मतलब ये लिक्विड की लेवल है, ये लेवल से मैं नीचे आता हूँ एच डेप्थ पर, यहाँ पर प्रेशर कितना है, तो एच रो जी प्रेशर है बिकॉज ऑफ लिक्विड। ठीक है, लेकिन इसके ऊपर एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी था, इसको ऐड कराना है। तो टोटल प्रेशर के बारे में अगर बात करूँ तो टोटल प्रेशर इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस एच रो जी। तो गॉज प्रेशर क्या होता है, तो एच रो जी जो होगा ना उसको ही कहा जाता है गॉज प्रेशर। गॉट इट। तो गॉज प्रेशर कैन बी टोटल प्रेशर माइनस एटमॉस्फेरिक प्रेशर। यस, ये करके रख दो, इंपॉर्टेंट होगा, या फिर फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आ जाएगा। उसके अलावा हाँ, इसको बिल्कुल भी आपको अवॉइड नहीं करना है, जो कि है पास्कल्स लॉ। पास्कल्स लॉ की डायग्राम सही ढंग से निकालो बच्चों, और यहाँ पर जो एक्सप्लेनेशन दिया है वो एक्सप्लेनेशन भी एज इट इज़ आपको फॉलो करना है। यस, पास्कल्स लॉ में एक तो मतलब मैं बहुत बेसिक लेवल पर बात कर रहा हूँ, या तो डायग्राम पर और इसका एक्सपेरिमेंटल पार्ट आ जाएगा पूरा, या फिर कई बार तो ऐसे देखा गया है कि सिर्फ स्टेटमेंट पर ही क्वेश्चन पूछा जाता है, स्टेट पास्कल्स लॉ। सो सिर्फ स्टेटमेंट आपको यहाँ पर बना के देना पड़ेगा, वो भी आपका 1 मार्क वाला क्वेश्चन तैयार हो जाएगा। गॉट इट। ठीक है, आगे इसके जो एप्लीकेशंस होते हैं, इस एप्लीकेशंस में बेसिकली अगर देखा जाए तो इस पर न्यूमेरिकल्स या फिर जिसको हम लोग कहते हैं सम्स बन सकते हैं। सो सम्स क्या होते हैं, सम्स के लिए देखिए क्या होगा, प्रेशर इज़ ट्रांसमिटेड अनडिमिनिश्ड, मतलब यहाँ से जितना प्रेशर बन रहा है उतना ही एज इट इज़ ट्रांसमिट हो रहा है हर तरफ। तो प्रेशर ट्रांसमिटेड अनडिमिनिश्ड वाला कॉन्सेप्ट आपको लेना है।
और जो रिज़ल्ट होता है प्रेशर का वो ये होता है कि यहाँ पर जो प्रेशर है फोर्स अपॉन एरिया, उतना ही प्रेशर यहाँ पर सेकंड यहाँ पर बनता है फोर्स अपॉन एरिया। तो स्मॉलर पिस्टन, लार्जर पिस्टन, स्मॉलर पिस्टन का एरिया, लार्जर पिस्टन का एरिया, स्मॉलर पिस्टन पर कितना फोर्स आ रहा है, लार्जर पिस्टन पर कितना फोर्स आ रहा है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और एप्लीकेशन बेस्ड होने की वजह से ये इम्पॉर्टेंट होगा, इसका रिजल्ट भी इम्पॉर्टेंट होगा। तो मैं बोलूँगा ये आप 100% करके रख लो। ओके, देन नेक्स्ट इसका जो सेकंड एप्लीकेशन होता है, बस एक चीज़ आपको समझ में आ गई है तो इससे रिलेटेड ही फिर सेकंड है हाइड्रोलिक ब्रेक। हाइड्रोलिक ब्रेक की डायग्राम आपको निकालना है और फाइनल रिजल्ट तो जैसे अभी पिस्टन का देखा था आपने बस वैसे ही है। ओके, देन यस, नेक्स्ट इज़ मर्क्यूरी बैरोमीटर। यह एप्लीकेशन लेवल होता है, तो आप इसको साइड बाय साइड करके रख लो, साइड बाय साइड इसको पढ़ के रख लो। बहुत कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं है, बहुत डिफ़िकल्ट तो नहीं है, बट टू मेजर द एटमॉस्फेरिक प्रेशर ये मर्क्यूरी बैरोमीटर का इस्तेमाल होता था। अच्छा, ये दो इंस्ट्रूमेंट है, तो इसमें जो सेकंड इंस्ट्रूमेंट है दैट इज़ ओपन ट्यूब मैनोमीटर। यस, क्योंकि ये देखिए ये चैप्टर में ना बहुत सारे, मतलब मैं सही में बोलूँ आपको तो 3 चैप्टर का कॉम्बिनेशन यहाँ पर बनाया गया है। अभी तो ये जो शुरू है ये सिर्फ प्रेशर से रिलेटेड कॉन्सेप्ट शुरू है, तो छोटे छोटे कई सारे सवाल बन रहे हैं, तो आपको 1 2 3 बार रीड करना पड़ेगा। डायग्राम पर भाई कहीं पर भी आपको कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है, डायग्राम तो निकालना है। अच्छा, कई बार हम लोग मान लीजिए ये भूल गए हो तो, लेकिन ये प्रेशर का फार्मूला, यहाँ पर ये फार्मूला, ये फार्मूला, ये फार्मूला, तो फार्मूले तो आपको लिख के रखना है, क्योंकि कई बार फार्मूले को ही हाफ मार्क कैरी किया जाता है। गॉट इट। फिर नेक्स्ट जो है वो सरफेस टेंशन से रिलेटेड है। देखिए ये भी चैप्टर जो है ना, मतलब चैप्टर इन द सेंस ये कॉम्बिनेशन में ही आता है पूरा कॉन्सेप्ट। तो सरफेस टेंशन पर बहुत ही बेसिक लेवल की डेफिनेशन होती है, उससे रिलेटेड ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं कई बार। तो जैसे डिफाइन कोहेसिव फोर्स पूछ लिया जाएगा, डिफाइन एडेसिव फोर्स पूछ लिया जाएगा, फिर एक्सप्लेन एडेसिव फोर्स पूछ लिया जाएगा, या फिर रेंज के बारे में पूछ लिया जाएगा। गॉट इट। ये एक लेवल के क्वेश्चन यहाँ पर आपके कवर हो जाते हैं। फिर सेकंड लेवल के जो क्वेश्चन है, तो जैसे ये क्वेश्चन काफ़ी बड़ा है, लेकिन हाँ ये भी इम्पॉर्टेंट है। कैसा है? सरफेस टेंशन ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर थ्योरी आपको एक्सप्लेन करना होता है। सरफेस टेंशन ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर थ्योरी, तो इसको आपको एक्सप्लेन करना होता है। तो इसमें ए, बी और सी ये 3 मॉलिक्यूल के बारे में, मॉलिक्यूल ए के बारे में डिस्क्रिप्शन दिया है, मॉलिक्यूल बी के बारे में डिस्क्रिप्शन दिया है और मॉलिक्यूल सी के बारे में डिस्क्रिप्शन दिया है। उसके बाद में सरफेस फिल्म जो यहाँ पर तैयार हो रही है उसके बारे में एक्सप्लेनेशन है। गॉट इट। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर दी है, तो एक बार इसको पढ़ लो बच्चों। फिर एक्सप्लेन सरफेस टेंशन, पहले तो डेफिनेशन पर ही एक सवाल बन जाता है आपका, डेफिनेशन पर ही बन जाता है, मतलब ये आ गया तो मान लीजिए 1 मार्क वाला ऐसे ही क्वेश्चन आ गया। दूसरा क्वेश्चन जो इसमें बन सकता है वो आपका जो MCQ टाइप में क्वेश्चन आता है ना, इसमें डायमेंशन निकालो, या फिर CGS यूनिट बता दो, या फिर SI यूनिट बता दो, या फिर डेफिनेशन ही बता दो, है ना। तो इसको आप ब्रेक कर सकते हो, जैसे अलग से क्वेश्चन आ जाएगा या फिर इस पर अलग से क्वेश्चन आ जाएगा। समझ में आ रही बात? तो ऐसा नहीं है कि ये पूरा के पूरा कॉन्सेप्ट ही करना है, लेकिन इस पूरे कॉन्सेप्ट को ब्रेक करा दो तो इस पे या फिर इस पे या फिर फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन आपको आ सकता है। फिर कॉन्सेप्ट ऑफ सरफेस एनर्जी, हाँ भाई इसको भी आपको अवॉइड नहीं करना है। यस, ये यहाँ पर इसके यूनिट्स भी आपको ध्यान में रखना और इसके डायमेंशन भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। गॉट इट? क्लियर हो गया बच्चों? है ना, सरफेस एनर्जी इट इज़ रिलेटेड टू एनर्जी। ओके, एप्लीकेशंस, हाँ इम्पॉर्टेंट है, हाँ है इम्पॉर्टेंट है, ये भी आपको करके रखना है। उसके बाद उसके अलावा रिलेशन बिटवीन सरफेस एनर्जी एंड सरफेस टेंशन, तो इस पर क्या होता है, कई बार इसका जो रिज़ल्ट होता है ना वर्क डन पर यूनिट एरिया, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है रिलेटेड टू न्यूमेरिकल्स। MCQ से रिलेटेड ये काम करता है, काफ़ी हद तक ये MCQ पर काम करता है। गॉट इट? तो इस पर आपको ओवरऑल फोकस करना पड़ेगा बच्चों। तो अगर डेरिवेशन आपका हो जाता है, आपने करके रख लिया है, तो काफ़ी अच्छी चीज़ है। और मैं इस पर तो क्लियर कट बता सकता हूँ कि न्यूमेरिकल जो होते हैं आपके, यस न्यूमेरिकल्स पर, इस पर आपको काम करना पड़ेगा इससे रिलेटेड। यस, इफ़ेक्ट ऑफ इम्प्योरिटीज़, इस पर बहुत ही सिंपल से सवाल आपके 1 मार्क वाले। मान लीजिए यहाँ पर 1 मार्क वाला क्वेश्चन पड़ गया, कैसे? तो जो हाईली सोल्यूबल्स होते हैं लिक्विड में सब्सटेंसेस, उससे सरफेस टेंशन इंक्रीज़ होता है या डिक्रीज़ होता है। स्पेरिंगली सोल्यूबल से क्या होता है ना, ये सारी चीज़ें यहाँ पर दी है।
इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर सरफेस टेंशन पर क्या हो जाता है। तो छोटी छोटी चीज़ है, इसको अवॉइड मत करो। देखिए काफ़ी बार हम लोग ना काफ़ी बड़े बड़े इक्वेशंस पर ही ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करते हैं, लेकिन जो सवाल पूछे जाते हैं वो आपके नॉलेज को चेक किए जाते हैं। उसमें ना काफ़ी बड़े बड़े सवालों के जवाब आपको कई बार लिखने ही नहीं होते हैं, उसको ब्रेक करा करा के क्वेश्चन पूछा जाता है। समझ में आ रही है बात। फिर एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट से रिलेटेड जो कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए वो भी यहाँ पर दिए, अलॉन्ग विथ एग्जांपल्स दिए, है ना। इसमें एक्यूट एंगल आ गया, ऑब्ट्यूज एंगल आ गया, इससे रिलेटेड प्रॉपर्टीज सारी की सारी यहाँ पर दे दी गई है। ये करके रख लो बच्चों। यस, ये क्या ये इंपॉर्टेंट है? तो भाई मैं बोलूँगा इसका जो फाइनल रिजल्ट है ये इंपॉर्टेंट है, या फिर लास्ट वाला आपका जो क्वेश्चन होता है ना उससे रिलेटेड भी मैं बोलूँगा आप करके रख लो। लैपलास से रिलेटेड है, लैपलास लॉ फॉर स्पेरिकल मेम्ब्रेन ऑफ लिक्विड ड्रॉप बताया गया है। तो लिक्विड ड्रॉप का जो रिजल्ट होता है ना, एक्सेस प्रेशर इनसाइड इट इज़ 2T/R, मतलब ये रेडियस पर डिपेंड होता है। और कैपिलरी राइज हाँ कर सकते हैं, ये तो एक्स्ट्रा ही मैं बोलूँगा, करके रख लो, प्रैक्टिस करके रख लो। एग्जाम्पल्स ऑफ कैपिलरिटी हाँ करना है, इम्पॉर्टेंट है, हाँ इम्पॉर्टेंट है, करके रख लो। कैपिलरी ट्यूब का राइज से रिलेटेड जो फार्मूला है मैं इसको सम से रिलेटेड बोलूँगा कि हाँ सम से रिलेटेड ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। इसके दो अल्टरनेटिव डेरिवेशंस होते हैं, एक होता है यूजिंग फोर्स मेथड और जो दूसरी मेथड होती है बच्चों वो होती है यूजिंग प्रेशर डिफरेंस मेथड। तो आप प्रेशर डिफरेंस मेथड को भी करके रख लो, है ना। इसका जो रिज़ल्ट होता है 2T cos थीटा इज़ इक्वल टू HR ρg। यस, ये किससे रिलेटेड है? तो मैं बोलूँगा बच्चों आगे चलकर आप CET के लिए प्रिपरेशन करते हो ना, तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट होगा आपके लिए। इस पर सवाल कई सारे बनते ही बनते हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो दोनों मेथड्स करके रख लो, लेकिन कन्फ्यूजन ना हो ज़्यादा आपको। इस पर जो हो गए यस सम्स आ सकते हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। चलिए ये हो गया। फिर देखिए इसी चैप्टर का जो थर्ड पार्ट है हाइड्रोडायनेमिक्स, अभी इसमें क्या करना है? तो मैं वापस से वही बोलूँगा, छोटी छोटी डेफिनेशंस है जो यहाँ पर दी है, जो मोस्ट एक्सपेक्टेड डेफिनेशन जो पूछी जा सकती है वो यहाँ पर मैंने आपसे आपके सामने शेयर कर दिया है। क्रिटिकल वेलोसिटी, हाँ तो क्रिटिकल वेलोसिटी से रिलेटेड इतनी चीज़ इंपॉर्टेंट होगी, व्हाट इज़ क्रिटिकल वेलोसिटी, है ना। तो इन डिस्टिंग्विश बिटवीन स्ट्रीमलाइन फ्लो एंड टर्बुलेंट फ्लो, ये वाला भी कॉन्सेप्ट आ गया। फिर वेलोसिटी ग्रेडियंट वाला इंपॉर्टेंट है क्या? तो हाँ भाई इंपॉर्टेंट है। ओके, देखिए अभी इसमें कैसे हो रहा है, कई सारे सवाल बन सकते हैं आपके, लेकिन वेलोसिटी ग्रेडियंट जो छोटा सा फार्मूला दिया है इस पर आपका सम बन जाएगा, है ना। या फिर वेलोसिटी ग्रेडियंट की आप एक बेसिक लेवल पर डेफिनेशन बना दो, इस पर ही 1 मार्क मिल जाएगा। तो ऐसे ज़रूरी नहीं कि आपको पूरा के पूरा करना है, लेकिन पूरा अगर करके रखते हो तो कोई कॉम्प्लिकेशन तो नहीं बन रहा है ना यहाँ पर, ईजी है सारा। ओके, ये करके रख लो। फिर रेनॉल्ड नंबर्स, हाँ भाई रेनॉल्ड नंबर पर यहाँ पर जो कंडीशंस बताई गई है इस पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मतलब लेस देन 1000 नंबर आ रहा है तो स्ट्रीमलाइन हो रहा है, ग्रेटर देन 2000 टर्बुलेंट आ रहा है। इन दोनों के बीच में अगर नंबर होता है तो मे बी वाला कॉन्सेप्ट आ रहा है, स्ट्रीमलाइन टू टर्बुलेंट वाला कॉन्सेप्ट आ रहा है ना। तो रो VD/ईटा वाला जो फार्मूला है ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो हाँ इंपॉर्टेंट है, सिर्फ फार्मूला ही लिखना पड़ेगा, कई बार तो ऐसा हो सकता है। उसके अलावा आपका 1 मार्क वाला क्वेश्चन तैयार हो जाता है। तो ये क्या है? ये प्योर नंबर है तो इट हैज़ नो यूनिट। पूछा जाएगा रेनॉल्ड नंबर का यूनिट क्या है, 4 ऑप्शन दिए गए तो क्या बताओगे? नो यूनिट, है ना। बस ये बहुत छोटी छोटी चीज़ों पर आपको ध्यान रखना है। न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी न्यूमेरिकल से रिलेटेड आता है, और इसमें वेलोसिटी ग्रेडियंट से रिलेटेड या फिर ईटा से रिलेटेड तो कई बार डायमेंशन पूछा भी जा चुका है। तो यूनिट और डायमेंशंस पर आप इसमें फोकस करो, और बहुत ही हल्का फुल्का एक्सप्लेनेशन यहाँ पर दिया है। मुझे नहीं लग रहा है कि बहुत कॉम्प्लिकेशन है कि मतलब इसको भी रटना पड़ेगा। तो बहुत ही सिंपल चीज़ है, लिखो। मार्क्स अच्छे मिलाने हैं तो आपको इन चीज़ों पर ध्यान रखना पड़ेगा। फिर स्टोक्स लॉ हो रहा है, तो स्टोक्स लॉ से रिलेटेड स्टेटमेंट ही पूछा जाएगा, या फिर फार्मूला जो होगा इससे रिलेटेड आपको सम पूछा जाएगा, है ना। तो ये सारी चीज़ें करके रखना है। और इसका डेरिवेशन यहाँ पर एक बताया गया है, डेरिवेशन है। तो हाँ अगर पूछा जाए तो 3 मार्क्स से रिलेटेड इसका सवाल बन सकता है। कई सारी चीज़ें जैसे पास्कल्स लॉ पर आपको फोकस करना पड़ेगा, न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी पर काम करना पड़ेगा, टर्मिनल वेलोसिटी की स्पीड पर काम करना पड़ेगा, टर्मिनल वेलोसिटी से रिलेटेड काम करना पड़ेगा। चलो फिर इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी पर क्या होता है? तो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी पर इस पर सवाल बनते हैं, और इस पर भी आपके सम्स ही बनते हैं। तो इस पर जो हो गए वो सम्स पर आपको फोकस करना है। इसी से रिलेटेड अगर मैं बात करूं तो एप्लीकेशंस में स्पीड ऑफ इफ्लक्स
यस, ये जो होता है इस पर सवाल पूछा जाता है और इस पर भी सम ही आता है कई बार। तो जैसे कि कोई एक टैंक दिया है, टैंक में इतना सारा लिक्विड है और आपने यहाँ पर एक होल बना दिया और लिक्विड यहाँ से बाहर आ रहा है, तो इस लेवल से कितना नीचे लिक्विड आपने उस टैंक में होल बनाया, तो यस वो आपको एच पता होना चाहिए। तो v इक्वल टू स्क्वायर रूट 2GH इतना ही बनने वाला है। समझ में आ रहा है भाई? तो ये जो टैंक है ना, टैंक की इस लेवल से होल कहाँ कितने नीचे बनाया हुआ है वो h आपको पता हो। ओके, वेंटूरीमीटर ये मैं रिकमेंड करूँगा, एक्स्ट्रा के हिसाब से ही दिया है ना, मुश्किल है इसको पूछा जाए, लेकिन अगर वेंटूरीमीटर से रिलेटेड डायग्राम पूछी जाए तो आपको डायग्राम दिखानी पड़ेगी विथ लेबलिंग। तो लेबलिंग यहाँ पर दिया गया है क्या क्या चीज़ें हैं, ठीक है। तो 2 मार्क वाला सवाल तो आपका यही बन रहा है, तो डायग्राम और इसका लेबलिंग ध्यान में रख लो। एरोप्लेन, ये तो पूरे एप्लीकेशन ही बन रहे हैं बच्चों, एप्लीकेशन छोटे छोटे एप्लीकेशन होते हैं, 2-2 मार्क वाले एप्लीकेशन पूछे जाते हैं इसमें। एटोमाइजर स्प्रे और ब्लोइंग ऑफ द रूफ बाय स्टॉर्मी विंड, तो ये सारी चीज़ें हैं मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्लूइड से रिलेटेड। देखो इसके आगे वाला भी चैप्टर काफ़ी बड़ा है, लेंदी चैप्टर है, इसमें जो इम्पॉर्टेंट आपके लिए हो मैं दिखा रहा हूँ वो तो आपको करना पड़ेगा। तो सबसे पहले आपकी कंफर्ट लेवल इस पर आ जाती है, बॉयल्स लॉ पे, चार्ल्स लॉ पे, गै-लुसाक्स लॉ पे, तो इसको रट लो। लेकिन है ना, इसके स्टेटमेंट बहुत ही सही ढंग से करो। जैसे यहाँ पर एट कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर एक्सर्टेड बाय गिवन मास ऑफ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम ऑफ गैस। तो स्टेटमेंट क्या है, कांस्टेंट टेम्परेचर और गिवन मास ऑफ गैस, ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है। ऐसे नहीं लिखना पड़ेगा कि पी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वी लिख दिया और चले गए, ऐसे नहीं होगा। देखो सेकंड चार्ल्स लॉ, एट कांस्टेंट प्रेशर बताया गया, गिवन मास ऑफ गैस भी बताया गया, और फिर जाकर ये स्टेटमेंट आया बच्चों, है ना। तो इन चीज़ों पर थोड़ा ध्यान रखो आप। फिर एजम्पशंस, हाँ 2 मार्क्स वाला क्वेश्चन एजम्पशन पे बन जाता है। आइडियल गैस क्या होती है, रियल गैस क्या होती है, तो रियल गैस पर तो क्वेश्चन नहीं बनता है, लेकिन एजम्पशंस पर क्वेश्चन कई बार बन चुके हैं, एजम्पशंस पर क्वेश्चन बन चुके हैं, तो ये आपको करके रखना है। शॉर्ट नोट ऑन मीन फ्री पाथ, तो मैं इसमें क्लियरली रिकमेंड कर दूंगा कि ये जो फॉर्मूला है ना, ये आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, हाँ इस पर आपको फोकस करना है। बाकी तो नोट्स है ही है बना हुआ, लेकिन मैं बोलूँ तो ये जो होता है ना, यस इससे रिलेटेड आपका 1 मार्क वाला क्वेश्चन बन जाएगा, वेरी शॉर्ट आंसर वाला क्वेश्चन बन जाएगा, या फिर आपका MCQ बन जाएगा, कुछ ना कुछ तो बनने वाला है। हाँ ये बेसिक लेवल पर दिया है, आप देख लो, गो थ्रू कर लो। प्रेशर ऑफ एन आइडियल गैस, सवाल आने के चांसेस बहुत 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 कम है बच्चों। ये क्वेश्चन आप ऑप्शन में भी डाल सकते हो आगे चलकर, लेकिन इसका जो रिज़ल्ट होता है, ये रिज़ल्ट पर मान लीजिए सम्स बहुत होते हैं। तो प्रेशर जो होगा इट्स हाफ 1/3 रो, RMS स्पीड जो होता है ना उसका स्क्वायर आता है यहाँ पर, तो ये प्रेशर इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में क्या इंपॉर्टेंट हो सकता है, तो देखिए ये डेरिवेशन जो है ये एक्स्ट्रा, ये लेंदी है, चांसेस बहुत 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 कम है, लेकिन जिन बच्चों को हायर साइड पे जाना है तो ऑब्वियस है, अगर सवाल आ ही जाता है तो बच्चों को लिखना ही लिखना पड़ेगा, है ना। लेकिन चांस वाइज अगर देखा जाए तो इतना बड़ा सवाल जो है पूछने के चांसेस कम होते हैं, ब्रेक करा के पूछा जा सकता है। और हाँ ये आगे, इससे आगे तो मैं बोलूँगा भाई, हाँ ये तो मतलब है मोस्ट इम्पॉर्टेंट, RMS स्पीड और टेम्परेचर का रिलेशन, हाँ मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये हर एक एंट्रेंस में भी इम्पॉर्टेंट है। एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल बताया गया है, यस ये भी इम्पॉर्टेंट है, ये करके रखो, एनी हाउ करके रखो। लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी, चांसेस कम होते हैं, यस। हाँ एनर्जी एसोसिएटेड विथ ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम, इस पर भी सवाल कम ही बनते हैं, लेकिन बहुत ही आसान चीज़ है ना, एक जैसा ही रिपीटेशन होता है, तो आप कर लो, बहुत ही आसान होगा, ईजी है, ईजी है, करके रख लो। मेयर्स लॉ, यस इसको इम्पॉर्टेंट बोलूँ, हाँ भाई इम्पॉर्टेंट है, ये इम्पॉर्टेंट है, मेयर्स लॉ करके रख दो, CP माइनस CV इज इक्वल टू R। ये आगे चलकर थोड़ा एक्सप्लेनेशन चेंज कराया है, मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट से डिवाइड करा के, तो आप एटलीस्ट यहाँ तक तो पहुँच सकते हो। इसके आगे वाली चीज़ें बाकी लिखने की ज़रूरत नहीं, आप रट्टा मार दो तो ये 2 फॉर्मूले भी आप लिख के रख सकते हो ईजीली। सिर्फ सवाल पूछा जाए MCQ में तो भी आपको इसको याद करना ही पड़ेगा। उसके बाद
स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी से रिलेटेड है, मोनो एटॉमिक गैस करके रख दो। इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, तो ये सी वी इंपॉर्टेंट है क्योंकि पूरा थर्मोडायनेमिक्स इस पर काम करने वाला है। सी पी इंपॉर्टेंट है और ग्यामा तो ग्यामा भाई ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए पूछ लिया आपको मोनो एटॉमिक गैस का एडियाबेटिक गैस कांस्टेंट कितना है, तो आपको 5/3 लिखना ही पड़ेगा नंबर, है ना। या फिर सी वी पूछ लिया, या फिर सी पी पूछ लिया, स्टेट के हिसाब से पूछ लिया स्टेट, या फिर राइट स्पेसिफिक कैपेसिटी फॉर मोनो एटॉमिक गैस, स्पेसिफिक कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर फॉर मोनो एटॉमिक गैस, या फिर एडियाबेटिक गैस कांस्टेंट। ऐसे छोटे छोटे सवाल बनते हैं। सेम डायटोमिक से रिलेटेड आपको ध्यान रखना पड़ेगा 1, 2 और ये 3 चीज़ों पर। इसमें 2 चीज़ें होती है बच्चों, रिजिड और नॉन रिजिड, ठीक है। तो पहली वाली चीज़ जो यहाँ पर बात हुई है वो रिजिड से रिलेटेड हुई है, रिजिड से रिलेटेड हुई है। दूसरी हुई है नॉन रिजिड से रिलेटेड। तो आपको स्टेटमेंट जब आप पढ़ते हो ना, तो रिजिड है या नॉन रिजिड है, क्योंकि दोनों के इसमें अंतर जो पड़ेगा, देखिए रिजिड में 5/2 है तो यहाँ पर 7/2 आया, सी पी 7/2 आया तो सी पी यहाँ 9/2 आया, मतलब फ़र्क पड़ रहा है, दोनों के ग्यामा में भी फ़र्क पड़ रहा है, ठीक है। तो ये थोड़ा आपको समझ लेना पड़ेगा और ध्यान में रखना पड़ेगा। चलो पॉलीएटॉमिक गैस, ये एक्स्ट्रा वाला ही पार्ट है, एक्स्ट्रा वाला सेक्शन है, आप देखो प्रैक्टिस कर लो एक बार। रेडिएशंस, हाँ छोटे छोटे डेफिनेशन इसमें, लेकिन स्टीफन्स वाला जो कॉन्सेप्ट होता है ना वो ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, और विंस डिस्प्लेसमेंट लॉ ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो बेसिकली ये तो आपने करके रखा ही होगा, सिंपल है चीज़ें। कई बार तो डेफिनेशंस पूछी जाती है, लेकिन अगर मैं बात करूँ इस पर तो सबसे ज़्यादा वेटेज यस इस पर डायग्राम पर सवाल आते हैं, डायग्राम पर सवाल आते हैं फिर इस ब्लैक बॉडी के, है ना। और एमिसिव पावर या कोएफिशिएंट ऑफ इमिशन ये करके रखो। यस ये ग्राफ पर क्वेश्चन आ सकता है, ग्राफ और इससे रिलेटेड जो एक्सप्लेनेशन है, ऑब्जर्वेशन जो है, यस ग्राफ करके रख लो, और इसके ऑब्जर्वेशन जो होंगे ना, ये ऑब्जर्वेशंस करके रख लो आप, ये बेटर होगा आपके लिए, ग्राफ और ऑब्जर्वेशंस, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट। या तो पूरा के पूरा क्वेश्चन आ जाए, या फिर इससे रिलेटेड बात करूँ तो सम आपको करके रखना है। गॉट इट। स्टीफन्स बोल्ट्जमैन, यस इम्पॉर्टेंट, ये पूरा के पूरा रट लो आप, पूरा के पूरा रट लो, बहुत ही आसान तरीके से मैंने दिया है यहाँ पर। ओके, तो ये चीज़ हो गई केटीजी में। थर्मोडायनेमिक्स का छोटा सा सेक्शन अभी डिस्कस कर लेते हैं। हाँ ये चैप्टर भी बहुत बड़ा है बच्चों, लेकिन आप मतलब छोटे छोटे सेक्शन, बड़ा चैप्टर है, 7 मार्क्स के लिए तो करना तो पड़ेगा। डेफिनेशन, थर्मल इक्विलिब्रियम वाली डेफिनेशन, ज़ीरोथ लॉ को कर लो, ये इंपॉर्टेंट है। जो एप्लीकेशन बेस्ड होता है वो इंपॉर्टेंट होता है, ये पूरा के पूरा करना पड़ेगा आपको, रटना पड़ेगा। ये तो बहुत बेसिक लेवल है, ये आप गो थ्रू कर लो, बहुत बेसिक लेवल है। हाँ ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम, यस भाई, हाँ कर लो। इस चैप्टर में बस यही चीज़ है कि आपको छोटी छोटी चीज़ें एक्सप्लेन की गई है ना। तो ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम, इन सारी चीज़ों में आपको मतलब क्लैरिटी दी गई है। तो ये पूरा के पूरा आपको कंटेंट को थ्रू करना है, बहुत ही आसान लैंग्वेज में, जितना सिंप्लीफाई हो सके और जहाँ पूरा के पूरा मार्क्स मिल सकते उस हिसाब से मैंने नोट्स बना के यहाँ पर स्क्रीन पे शेयर किया है। उसके बाद बच्चों इंटरनल एनर्जी, हाँ कर लो, यस ये यहाँ पर 2 मेथड्स है जिसमें चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ गैस बाय हीटिंग इट, तो मेथड 1 और मेथड 2 दी गई है। इसको भी जितना सिंप्लीफाई हो सके मैंने टेक्स्ट बुक से अलग इन द सेंस वही लैंग्वेज है, वही है सब कुछ, लेकिन थोड़ा माइनर मॉडिफिकेशन के साथ में मैंने दे दिया है। तो इसको कर लो बच्चों, आप समझ लो, इसको कर लो। पॉजिटिव वर्क डन एक्सप्लेन करना है, निगेटिव वर्क डन एक्सप्लेन करना है, हाँ भाई कर लो इसको भी। आप सोच रहे हो कि यार सर तो बोल रहे हैं सारा का सारा ही करना है, हाँ करना है, क्योंकि इसमें क्या है ना, बहुत ही छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स इन्होंने स्प्लिट करा के दिए। तो हाँ मैं अभी यहाँ पर जैसे श्योरली बोल सकता हूँ कि वर्क डन इन चेंजिंग द वॉल्यूम ऑफ सिस्टम, हाँ करो भाई, और कन्फ्यूजन ना हो इसी तरीके से करो, क्योंकि हर तरफ आपको ये सिलेंडर दिखने वाला है, हर तरफ दिखने वाला है, मतलब झोल तो यहीं पे है कि सिलेंडर हर तरफ है, क्योंकि पूरा चैप्टर ही गैस पर है ना। चलो ठीक है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, हाँ
गड़बड़ नहीं होना चाहिए। देखो भाई, आप लोग ना फिज़िक्स के पेपर को जा रहे हो, समझ रहे हैं बच्चों, आप फिज़िक्स का पेपर करने वाले हो 17 को, तो ऐसा गड़बड़ ना हो जाए कि यहाँ आप केमिस्ट्री वाले जो केमिस्ट्री से रिलेटेड जो रूल्स होते हैं वो लिख के आ जाओ। तो मैं बोलूँगा यहाँ पर मैं आपको देता हूँ वार्निंग, समझ लो। जो लॉज है जो स्पेसिफिकली यहाँ पर मेंशन किया गया है, दैट इज़ कम्प्लीटली रिलेटेड टू फिज़िक्स। बच्चे कई बार केमिस्ट्री का लिख के आ जाते हैं और मार्क्स कट हो जाता है, तो आपको फिज़िक्स के हिसाब से देना पड़ेगा। या इसमें कोई कंट्रोवर्सी नहीं होनी चाहिए, सर हमने तो केमिस्ट्री में ऐसा पढ़ लिया। हाँ, केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, ये फिज़िक्स से रिलेटेड है, मार्क्स चाहिए तो रट्टा मारो। यस, ये सिस्टम यहाँ पर दिया है, नॉट नेसेसरी आपको करना है इस चीज़ को, लेकिन सम सॉल्विंग से रिलेटेड आपको ये काम पड़ सकता है, ये छोटी सी चीज़ है। उसके बाद बच्चों यस, पीवी डायग्राम से रिलेटेड क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो लाइक व्हाट इज़ पीवी डायग्राम। हाँ ठीक है, इंडिकेटर डायग्राम प्रेशर वॉल्यूम के आप निकाल के दिखा दो, या फिर एरिया अंडर पीवी ग्राफ एज अ डायमेंशंस ऑफ वर्क है, तो इसको भी बहुत सिंप्लीफाइड फॉर्मेट में दिया है मैंने बना के। वर्क डन, यस, तो प्रेशर और वॉल्यूम चेंज होता है, यस, वर्क डन इसमें भी निकाल सकते हैं। आपको एरिया अंडर द ग्राफ दिखाना है। यहाँ पर देखिए प्रेशर कांस्टेंट था, फिर वॉल्यूम कांस्टेंट था, यस, यहाँ पर वॉल्यूम कांस्टेंट है, यहाँ पर प्रेशर कांस्टेंट है, यस। तो वर्क डन वाली प्रोसेस देखिए क्या है ना, जितना सिंप्लीफाई हो सके, तो इसमें आप एरिया ही निकाल रहे हो ना, हर तरफ एरिया ही निकालना है। सिर्फ यहाँ पर इंटीग्रेशन आएगा क्योंकि वेरिएबल दिख रहा है मुझे यहाँ पर ग्राफ में, वेरिएशन दिख रहा है। ओके, इसको करना है क्या, एडिशनल करके रख लो। हाँ यस, इम्पॉर्टेंट है, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस, हाँ ठीक है, कर लो इसमें, लेकिन वर्क डन वाला कॉन्सेप्ट है ना, हाँ इसको मैं बोलूँगा मोस्ट इम्पॉर्टेंट भाई, इसको छोड़ना नहीं है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ये पूरा के पूरा डेरिवेशन आपको करना ही करना, आ गया तो भाई जैकपॉट लग जाएगा, लॉटरी लग जाएगी इस साल में। तो करना है आइसोथर्मल वर्क डन एंड हीट ट्रांसफर्ड इन एन आइसोथर्मल प्रोसेस। देखो 2 वर्क डन आने वाले हैं, इसके बाद में एक एडियाबेटिक वाला वर्क डन आने वाला है, तो थोड़ा कन्फ्यूजन ना हो तो इसको अलग से कर लो, समझ में आ रही बात। चलो, आइसोबेरिक प्रोसेस बेसिक लेवल के डेफिनेशन है, वर्क डन इन आइसोथर्मल, सॉरी वर्क डन इन आइसोबेरिक, तो यहाँ पर दिया है, यहाँ पर सारी चीज़ें दी गई है, ये डेल्टा यू आ गया है ना। तो इम्पॉर्टेंट है क्या, तो हाँ कई बार क्वेश्चन कम पूछा गया है, लेकिन करके रख लो, प्रैक्टिस कर लो। देखो वर्क डन जब आता है ना, तो बच्चे मतलब वर्क डन इन आइसोथर्मल पूछते हैं और ये एडियाबेटिक लिख के आ जाते हैं, तो ऐसा नहीं करना है आपको। आइसोकोरिक प्रोसेस, इसमें वर्क डन 0 ही होता है। उसके बाद में हाँ एडियाबेटिक वाला कॉन्सेप्ट जो है, यस ये इम्पॉर्टेंट है। हाँ, जो मैं आपको बात कर रहा था ना, वर्क डन इन एडियाबेटिक प्रोसेस, यस ये सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट। मतलब आइसोथर्मल वाला इम्पॉर्टेंट था और एडियाबेटिक वाला इम्पॉर्टेंट था, ये 2 इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। ये यहाँ पर रिलेशन दिया है पूरा। उसके बाद हाँ, ये तो बेसिक है बच्चों, ये इंट्रोड्यूस किया गया ना, करके रखना है क्या, तो हाँ 2 मार्क के लिए करके रखना है। लेकिन मैं बेसिकली बात करूँ तो ये MCQ रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, MCQ रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाते हैं एंट्रेंस के लिए। हाँ काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, CET के लिए या फिर नीट लेवल के लिए, हाँ इम्पॉर्टेंट है। ये एडिशनल चीज़ें हैं, एडियाबेटिक प्रोसेस और दूसरी आइसोथर्मल प्रोसेस होती है, एडियाबेटिक और आइसोथर्मल। तो PV इक्वल टू कांस्टेंट होता है आइसोथर्मल में, और PV पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट होता है एडियाबेटिक में। दोनों को डिफ्रेंशिएट करा के dP/dV का रिज़ल्ट निकाला है, यहाँ पर dP/dV का रिज़ल्ट निकाला है। तो दोनों में आपको दिखता होगा -P/V और -γP/V। तो गामा इज़ ग्रेटर देन 1 होता है, तो स्लोप वाइज, क्योंकि जब हम ग्राफ निकालते हैं प्रेशर और वॉल्यूम का, तो जब ग्राफ निकालते हैं तो इस ग्राफ का जो स्लोप होता है, मान लीजिए यहाँ पर मुझे स्लोप निकालना है, तो ये जो स्लोप होगा ना, ये स्लोप सबसे ज़्यादा किसका होगा। अगर मान लीजिए मेरे पास एक ही साथ ये 2 ग्राफ है 1 और 2, तो 1 और 2 में एडियाबेटिक कौन है, तो जिसका स्लोप सबसे ज़्यादा वो एडियाबेटिक, और जिसका स्लोप कम है ये हो गया बच्चों आइसोथर्मल। तो ये एक एग्जांपल मैंने दिया प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम से रिलेटेड, तो आपको ये लाइन समझ में लेनी पड़ेगी।
दोनों में माइनस पी बाई वी है, लेकिन एडियाबेटिक में ना स्लोप का मीनिंग माइनस ग्यामा पी बाई वी है। फिर आगे क्वेश्चन हीट इंजन पर, तो आपको डायग्राम पर फोकस करना है और इस पर फोकस करना है। डायग्राम मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और इसका लेबलिंग अगर पूछा जाए तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। बाकी इसका जो रिजल्ट होता है ईटा इफ़िशिएंसी वाला, यस ये भी इम्पॉर्टेंट है। टेक्स्ट बुक से काफ़ी आसान करा के दिया है मैंने यहाँ पर। रेफ्रिजरेटर पर सवाल कम ही पूछते हैं, लेकिन डायग्राम यस। तो डायग्राम सही ढंग से अगर बात करो तो बेटा आपको डायग्राम ड्रॉ करके प्रैक्टिस करना पड़ेगा। प्रैक्टिस के लिए आपको उसको ड्रॉ करना पड़ेगा। आप मतलब ऊपरी ऊपर देख रहे हो और उसका रिजल्ट वैसे नहीं मिलेगा। डायग्राम फॉर रेफ्रिजरेटर, ओके। एनर्जी डायग्राम, शॉर्ट नोट ऑन कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस यहाँ पर दिया है। डायग्राम निकालनी पड़ेगी और बाकी सारा रिजल्ट यहाँ पर दे दिया है। ये समझ में आ रही बात? ओके, ये लास्ट पार्ट होगा यहाँ पर, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। इस पर जो सवाल होते हैं, सवाल बेटर वे मैं बोलूँगा आपको, सेकंड लॉ जो है ना वो तो पूरा अभी फर्स्ट लॉ हमने पढ़ा है, या फिर इंजन लॉ यहाँ पर दिखाया गया है। तो सेकंड लॉ जो है ना, इसमें केल्विन प्लैंक अगर पूछा जाए तो उसके हिसाब से बोलो, और क्लॉसियस से रिलेटेड पूछा जाए तो ये थोड़ा स्टेटमेंट अलग हो जाएगा। तो स्टेटमेंट पर आपको फोकस करना है। ईटा और के, इसमें कोई रिलेशन है क्या? तो सजेस्ट प्रैक्टिकल वे टू इंक्रीज द एफिशिएंसी। अच्छा, ये क्वेश्चन ही अलग है। प्रैक्टिकल वे टू इंक्रीज द एफिशिएंसी आप कर सकते हो इसको। और ये एक्सप्रेस कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ कैरनॉट रेफ्रिजरेटर। तो मैं बोलूँगा आप डायग्राम पर ज़्यादा फोकस करो। इससे रिलेटेड इस पर तो भैया सम्स ही बनते हैं, न्यूमेरिकल्स ही काफ़ी बार बनते हैं। चलो ठीक है, प्रिपेयर करके रख लो।